शून्य को साधने में पीड़ की इंतहा हुई। एक टूटते मन का मौन से नाता बना। फिर प्रेम सोया और स्नेह का धागा टूटा। तब कठुआते नैनों में घृणा का घर बना। नमस्कार, मैं राजीव कुमार आज आप सबके सामने लद्दाख के लोगों की पीड़ा लेकर आया हूँ। वहाँ के लोग तकलीफ में हैं। लद्दाख के लोग मन में दुख का गुब्बार लिए पिछले कई महीनों से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, पथरीली आंखों से दिल्ली की ओर टकटकी लगाए हुए हैं। दिल्ली में बैठे हुए हुक्मरान से कुछ पाने की आस में हैं। देश के बाकी नागरिकों से भी लद्दाख के लोगों की बहुत उम्मीद है। वे चाहते हैं कि स्थानीय लोगों के अधिकारों की इस लड़ाई में बाकी देशवासी भी किसी रूप में उनकी आवाज़ बने, ताकि लद्दाख के लोगों की आवाज़ दिल्ली तक पहुंच सके। हम सब जानते हैं लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर से अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश बना। लद्दाख हिमालयी क्षेत्र में पड़ने वाला एक संवेदनशील इलाका है। यहाँ का पर्यावरण, भौगोलिक परिस्थितियाँ, संस्कृति सब कुछ अलग है, अनोखा है। भारत के लिए लद्दाख का पूरा इलाका अमूल्य धरोहर है, विरासत है। इनको बचाकर रखने की ज़रूरत है, संरक्षण की ज़रूरत है। इसी बिंदु से लद्दाख के लोगों का संघर्ष, अधिकारों के लिए लद्दाख के लोगों की लड़ाई शुरू होती है। यहाँ के प्रमुख लोगों की मांग क्या है, पहले इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। लद्दाख के पर्यावरण, ग्लेशियर और संस्कृति के संरक्षण के लिए यहाँ के लोग संवैधानिक सुरक्षा उपाय चाहते हैं। इसके तहत उनकी कुछ प्रमुख मांगे हैं। लद्दाख के लोगों की जो सबसे प्रमुख मांग है, संविधान की 6ठी अनुसूची में लद्दाख को जोड़ा जाए। ये लोग चाहते हैं कि लद्दाख के उन जनजातीय क्षेत्रों को जो बेहद संवेदनशील हैं, संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। इनकी दूसरी प्रमुख मांग पूर्ण राज्य का दर्जा है, जिनसे उन्हें विधानसभा मिल सके। यहाँ के लोग ये भी चाहते हैं कि लद्दाख के लिए अलग से लोकसभा आयोग बने। इसके साथ ही लद्दाख के लोग अपने लिए 2 लोकसभा संसदीय क्षेत्र भी चाहते हैं। फिलहाल पूरा लद्दाख एक ही लोकसभा क्षेत्र लद्दाख में आता है। इसी एक सीट में लेह जिला भी पड़ता है और कारगिल जिला के भी इलाके शामिल हैं। इसके साथ ही लद्दाख के लोग जिलों की संख्या में भी इजाफा चाहते हैं। लद्दाख के लोगों की ये प्रमुख मांगे हैं। इनमें भी फिलहाल सबसे अधिक जोर 6ठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल से जुड़ी मांग पर है। अगर इस मांग को केंद्र सरकार मान लेती है तो फिर लद्दाख के लोग की पीड़ा काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। लद्दाख की समस्या को लेकर सोनम वांगचुक लगातार आंदोलन के प्रमुख चेहरे बने हुए हैं। लद्दाख के आंदोलन की लड़ाई में सोनम वांगचुक एक ऐसे नाम है जो किसी पहचान के मोहताज कतई नहीं है। आज उनकी पहचान एक शिक्षाविद के तौर पर है, एक पर्यावरणविद के तौर पर है, एक समाज सुधारक के तौर पर है। आप सबको याद होगा 2009 में एक फिल्म आई थी 3 इडियट्स। फिल्म ने धूम मचा कर रख दी थी। इस मूवी को पूरे देश का प्यार मिला था। इसमें एक किरदार था रैंचो का, जिसे आमिर खान ने निभाया था। रैंचो का ये जो किरदार था, देश के लाखों युवाओं को इस किरदार ने प्रेरित किया था। अपने सपने को अपने तरीके से पूरा करने के लिए प्रेरित किया था। रैंचो का ये किरदार बेसिकली मैग्सेसे अवार्ड विनर सोनम वांगचुक से प्रेरित था। सोनम वांगचुक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, जो अपने अनोखे इनोवेशन के लिए पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में जान जाते हैं। तकरीबन 35 साल से सोनम वांगचुक लद्दाख के स्थानीय लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। शिक्षा सुधार के साथ ही लद्दाख के ओवरऑल डेवलपमेंट में स्थानीय लोगों के जीवन में बदलाव लाने के नज़रिए से उनकी जो भूमिका है बेहद अहम रही है। सोनम वांगचुक लद्दाख के लोगों की आवाज़ को दिल्ली तक पहुंचाने के लिए पिछले कुछ महीनों से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने 6 मार्च से लेकर 26 मार्च तक इस 21 दिनों का
अनशन भी किया था, किसी न किसी रूप तक ये खबर आप तक जरूर पहुंची होगी। क्लाइमेट फास्ट के नाम से उन्होंने इस अनशन को किया था। अभी भी लद्दाख के लोग अलग अलग इलाकों में अनशन कर रहे हैं। लेह में इसका मुख्य केंद्र है। अपेक्स बॉडी लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस लद्दाख में आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। एबीएल और केडीए अलग अलग प्रदर्शन, अलग अलग मीटिंग, अलग अलग तरीके से वहाँ के लोगों का नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। हालांकि लद्दाख से बाहर देश के बाकी हिस्सों में सोनम वांगचुक ही इस आंदोलन का चेहरा बन चुके हैं। वे शालीनता से लद्दाख के लोगों की बात को हर दिन सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश के सामने रख रहे हैं। जो लोग भी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं अक्सर सोनम वांगचुक को अपनी बात कहते हुए सुन सकते हैं। लद्दाख को संविधान के 6 शेड्यूल में शामिल करने की मांग कोई नई नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको देश के हर नागरिक को समझना चाहिए। जो लद्दाख के बाहर है उनको भी समझना चाहिए। ये वो मांग है जिसको पूरा करने का वादा भारतीय जनता पार्टी कई साल से करते आ रही है। एक नहीं बल्कि दो चुनाव में वादा किया था, अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था और उन वादों को आधार बनाकर चुनाव भी जीता था। लेकिन अब तक ये वादा पूरा नहीं कर पाई बीजेपी। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के घोषणा पत्र में लद्दाख को संविधान की 6ठी सूची में शामिल करने का वादा किया गया था। उसके बाद अक्टूबर 2020 में हुए लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह के चुनाव में भी बीजेपी ने इस वादा को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। अब बीजेपी का वादा है, यानी कि साफ स्पष्ट है कि ये वादा मोदी सरकार ने किया है और इस वादे के माध्यम से आपने 2 चुनाव में जीत भी मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी जीत गई थी लद्दाख सीट से। उसके बाद अक्टूबर 2020 में हुए लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह के चुनाव में भी बीजेपी को बहुमत हासिल हुई थी। 4 साल के लंबे इंतजार के बाद भी जब लद्दाख के लोगों को उनकी मांग पर मोदी सरकार से ठोस आश्वासन नहीं मिला, उसके बाद लद्दाख के लोगों का पेशेंस जवाब देने लगा। उच्च स्तरीय समिति बनाकर मोदी सरकार बातचीत के नाम पर सिर्फ और सिर्फ समय व्यतीत करती रही। इस साल मार्च के पहले हफ्ते में लद्दाख के लोगों को एहसास हो गया कि मोदी सरकार अपने वादे से मुकर रही है। दिल्ली में 4 मार्च को, ध्यान दीजिएगा, इस साल दिल्ली में 4 मार्च को अपेक्स बॉडी लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में लद्दाख के लोगों को कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला था। इसके बाद ही लद्दाख के लोगों ने विरोध प्रदर्शन और तेज करते हुए अनशन करने का फैसला किया था। सोनम वांगचुक का 21 दिन का अनशन उसी का हिस्सा था। सोनम वांगचुक का तो इतना तक कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 4 मार्च की बैठक में स्पष्ट तौर से मना कर दिया था कि लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं किया जाएगा, चाहे लद्दाख के लोग कितना भी प्रयास कर लें। यहाँ तक कि सोनम वांगचुक ये भी कह रहे हैं कि अमित शाह का कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाहेंगे तब भी मैं उनको इस बात के लिए मना करूंगा। मोदी सरकार उस वादे से पीछे हट रही है जिसको आधार बनाकर बीजेपी 2019 में लद्दाख लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करने में सफल रही थी। उसी वादे को आधार बनाकर अक्टूबर 2020 में लेह के काउंसिल चुनाव में बीजेपी बहुमत हासिल करने में कामयाब हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। कैसे कोई राजनीतिक दल वादा करती है, वहाँ के लोगों का समर्थन हासिल करती है और फिर चुनाव जीत जाने के बाद उस वादे से पीछे हट जाती है। लद्दाख सब जानते हैं हम सब कि कितना महत्वपूर्ण इलाका है। सामरिक नज़रिए से तो है ही, पर्यावरण के भी नज़रिए से है। वहाँ के कुछ इलाके तो इतने संवेदनशील हैं कि उन इलाकों में वहीं के लोगों से भी संरक्षित किया जाने की ज़रूरत है। जैव विविधता के मामले में लद्दाख अपने आप में एक अनोखा स्थान रखता है। लद्दाख के अभी के आंदोलन पे और बारीकी से प्रकाश डालने से पहले लद्दाख के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अगस्त 2019 में मोदी सरकार जम्मू कश्मीर राज्य को लेकर एक बड़ा फैसला करती है। संविधान के अनुच्छेद 370 के उन तमाम हिस्सों को निरस्त कर देती है जिसके जरिए जम्मू कश्मीर को विशेष स्थिति हासिल था।
उसके बाद जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के जरिए जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया जाता है, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। ये दोनों अक्टूबर 2019 से 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर अस्तित्व में आ जाते हैं। अब जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश बन गया, उस समय लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश बन गया, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए विधानसभा का प्रावधान रखा गया, लद्दाख के लिए विधानसभा की व्यवस्था नहीं की गई। लद्दाख बगैर विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है। ऐसे में लद्दाख के लोगों के लिए लोकतांत्रिक ढांचे के तहत अपने प्रदेश के लिए स्थानीय जरूरतों के लिहाज से कायदा कानून बनाने का अधिकार नहीं रह जाता है। ये समझने वाली बात है। लद्दाख के लिए सारे फैसले केंद्र सरकार लेने लगती है और लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां के प्रशासन को संभालने लगते हैं। इसके बाद लद्दाख के लोगों में एक नई उम्मीद जग गई। जब अलग केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं, उसके बाद लद्दाख के लोगों को लगा कि अब जो उनकी प्रमुख मांग 6ठी अनुसूची में शामिल करने की है, उसको जल्द ही मोदी सरकार यानी केंद्र सरकार मान लेगी। स्थानीय लोगों को इस तरह की उम्मीद क्यों लगी थी, इसका पहले मैं जिक्र कर चुका हूं, क्योंकि बीजेपी ने वादा किया था 2019 के लोकसभा चुनाव में। बीजेपी ने उसके बाद भी एक चुनाव में किया था जो वहां के लोकल चुनाव होता है, उसमें एक दिलचस्प पहलू बताता हूं लद्दाख को लेकर। लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बना, इसका फैसला अगस्त 2019 में हो चुका था, लेकिन अभी अमल में नहीं लाया गया था। ये फैसला 2019 में ही 31 अक्टूबर से लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनता है और इस 31 अक्टूबर से पहले ही राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स सितंबर 2019 में ही लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश कर चुका था केंद्र सरकार से। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्यों किया था, इसके पीछे भी वजह थी। लद्दाख एक जनजातीय बहुल केंद्र शासित प्रदेश है, ट्राइबल एरिया है लद्दाख। इसको समझिए, लद्दाख की ये सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक विशिष्टता देश के बाकी हिस्से के लोगों को समझना चाहिए। लद्दाख के पास अनोखी संस्कृति है। जो लोग वहाँ गए हैं बहुत आसानी से इसको पकड़ सकते हैं, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लद्दाख की कुल आबादी में जनजातीय संख्या 97% से भी अधिक है। लद्दाख के हर इलाके में ट्राइबल्स की संख्या सबसे ज़्यादा है। लेह हो, खलस्ती हो, सांकू हो, कारगिल हो, नुब्रा हो या जांस्कर क्षेत्र हो, हर जगह जनजातीय आबादी बहुलता में है। अगर प्रतिशत पे बात करें तो लेह में करीब 67%, खलस्ती में 97%, सांकू में लगभग 90% जनजातीय आबादी है। इसी तरह से कारगिल में 83% से अधिक, नुब्रा में 73% से अधिक और जांस्कर में 99% से अधिक जनजातीय आबादी है। इनके अलावा भी कई क्षेत्रों में ऐसे समुदाय अभी हैं जो जनजातीय दर्जा का दावा कर रहे हैं। इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि लद्दाख पूरी तरह से जनजातीय बहुल इलाका है। अगर भौगोलिक और प्रशासनिक बंटवारे की बात करें तो वर्तमान में लद्दाख में 2 जिले हैं, एक लेह है, एक कारगिल है। लद्दाख की 2/3 से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। लेह बौद्ध बहुल जिला है, कारगिल मुस्लिम बहुल जिला है। पूरे लद्दाख में तकरीबन 47% मुस्लिम हैं, करीब 40% बौद्ध हैं और 12% के आसपास हिंदू हैं। ये यहाँ का डेमोग्राफी के बारे में मैं जानकारी दे रहा था। राजनीतिक तौर से बात करें तो लेह में पड़ने वाले लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल में बीजेपी बहुमत में है, लेकिन कारगिल के ऐसे ही काउंसिल में बीजेपी की हालत दयनीय है। 2019 के साथ साथ 2014 में भी बीजेपी को लद्दाख लोकसभा सीट पर जीत मिली थी। यानी पिछले 2 लोकसभा चुनाव में लद्दाख लोकसभा सीट पर बीजेपी को जीत मिल रही है। अब सवाल उठता है कि स्थानीय लोग क्यों चाहते हैं कि लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। लद्दाख के पास पहले बताया कि अपना विधानसभा नहीं है। इस कारण से मौजूदा स्थिति में लद्दाख को लेकर जितने भी फैसले होते हैं उनमें स्थानीय लोगों की कोई बड़ी भूमिका नहीं होती है। ये बहुत ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है।
प्रशासनिक से लेकर विकास से जुड़े तमाम प्रोजेक्ट में जो केंद्र सरकार फैसला की है उसे लद्दाख के लोगों को चुपचाप मानना पड़ता है। मसला स्थानीय शासन में स्थानीय लोगों को महत्व नहीं मिलने से जुड़ा है। इन मांगों के माध्यम से लद्दाख के लोग कुछ गारंटी चाहते हैं। छठी अनुसूची में शामिल होने से उनको कुछ गारंटी मिल जाएगी, यही वो सुनिश्चित करना चाहते हैं। लद्दाख हिमालय क्षेत्र के तहत आने वाला एक संवेदनशील पहाड़ी इलाका है। खनन के जरिए बाहरी हस्तक्षेप बढ़ने का अंदेशा यहाँ के लोगों को हमेशा लगी हुई रहती है। पिछले 4 साल जब से वो केंद्र शासित प्रदेश बना है तब और चिंता बढ़ गई है इस मोर्चे पे। इन लोगों का मानना है कि खनन उद्योग में ऐसी लॉबी है जो लद्दाख को नष्ट करना चाहती है। लद्दाख के लोग चाहते हैं कि पहाड़ के साथ बाहरी लोग खिलवाड़ नहीं कर पाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लद्दाख का महत्व सिर्फ लद्दाख के लोगों के लिए नहीं है, देश के कई सारे ज्योग्राफिकल पहलू लद्दाख पे निर्भर करते हैं, वो अलग चर्चा का विषय है। यहाँ के विकास परियोजनाओं में स्थानीय लोगों के महत्व और निर्णय को प्रमुखता मिले, इसके लिए लद्दाख के लोग संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को प्रमुखता से उभार रहे हैं। इनका मानना है कि छठी अनुसूची में शामिल होने से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल के जरिए लद्दाख की भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान को बचाए रखने में मदद मिलेगी। विकास किस रूप में हो, कैसे हो, इन सब में स्थानीय लोग की अनुमति का महत्व बढ़ेगा। अभी एट प्रेजेंट अगर बात करें 6 शेड्यूल में 4 राज्यों के चुनिंदा जनजातीय जिले शामिल हैं। ये 4 राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ऐसे जिलों की संख्या अभी फिलहाल 10 है। संविधान के आर्टिकल 244(2) और आर्टिकल 275(1) में इसके लिए प्रावधान किया गया है। छठी अनुसूची में शामिल होने से होता क्या है, ये भी जानने का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। छठी अनुसूची में शामिल होने से खास इलाके को स्थानीय प्रशासन के लिहाज से खास प्रकार का जनजातीय दर्जा यानी ट्राइबल स्टेटस मिल जाता है। अभी इन चारों राज्यों के 10 जिले छठी अनुसूची का हिस्सा है। इन 10 जिलों में से असम, मेघालय और मिजोरम में 3-3 और 1 जिला त्रिपुरा में। कुछ इसी तरह की मांग जिस तरह से इन 10 जिलों की स्थिति है, ट्राइबल स्टेटस है, स्पेशल ट्राइबल स्टेटस है, लद्दाख के लोग भी चाहते हैं कि लद्दाख के इलाकों के लिए सुनिश्चित। छठी अनुसूची के तहत बने जो स्वायत्त जिले हैं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट होते हैं, उनको कुछ विशेषाधिकार हासिल होते हैं। इनके पास कुछ मामलों में विधायी अधिकार भी होते हैं, प्रशासनिक अधिकार भी होते हैं और कुछ मामलों में न्यायिक अधिकार भी होते हैं। रीजनल स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट के स्तर पे लद्दाख अगर संविधान की छठी अनुसूची में शामिल हो जाता है तो विकास परियोजनाओं में बहुत हद तक स्थानीय लोगों को निर्णय लेने का अधिकार मिल जाएगा। इस तरह की परियोजनाओं में स्थानीय लोगों की सहमति के बिना आगे बढ़ना केंद्र सरकार के लिए आसान नहीं रह जाएगा। विकास प्रोजेक्ट के नाम पर लद्दाख को बाहरी भीड़ और हस्तक्षेप से बचाने में बहुत हद तक मदद मिल सकती है अगर छठी अनुसूची में डाल दिया जाए तो। यहाँ के पर्यावरण, ग्लेशियर, खानाबदोश जनजातीय समुदाय के साथ ही विशिष्ट संस्कृति को बचाने के लिहाज से छठी अनुसूची से जुड़ी मांग बेहद प्रासंगिक है। लद्दाख के लोग कोई नया चीज के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं। लद्दाख के लोग मोदी सरकार से वही मांग रहे हैं जो बीजेपी ने वादा किया था, मोदी सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था। स्थानीय लोग बस उन वादों पर अमल चाहते हैं। सोनम वांगचुक भी बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं। वे बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लद्दाख के लोगों की मांग के प्रति ध्यान देने के लिए विनम्रतापूर्वक गुजारिश भी कर रहे हैं। लद्दाख के आंदोलन के मामले में अब तक सत्ताधारी दल बीजेपी के रवैये के साथ ही कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों की खामोशी भी हैरान करने वाला है। जी सच कह रहा हूँ, सिर्फ सत्ताधारी दल बीजेपी की बात नहीं है, कांग्रेस के अलावा देश के जो बड़े बड़े रीजनल स्तर पे हों या राष्ट्रीय स्तर पे हों विपक्षी दल हैं, उनके नेता भी इस आंदोलन को लेकर अजीब सा चुप्पी में रहते हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बाकी विपक्षी दलों के बड़े बड़े नेताओं की ओर से ऐसी कोई कोशिश कभी नहीं दिखी है जिनसे कहा जाए कि विपक्षी दल इस मुद्दे पर शुरू से संवेदनशील हो। गौर कीजिएगा, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। लद्दाख के लोग पिछले कई महीनों से आंदोलन की राह पे हैं। इस साल फरवरी से व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। 6 मार्च से अनशन का भी दौर चल रहा है। इसके बावजूद विपक्षी दलों के किसी भी बड़े नेता ने लद्दाख जाकर इस आंदोलन में शिरकत नहीं की। ये सिर्फ लद्दाख का मामला मानता हूँ,
लेकिन लद्दाख की अहमियत समझिए, और मोदी सरकार मना कर रही है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता वहां चाहते तो जा सकते थे, आंदोलन में शिरकत ले सकते थे। पिछले 2-2.5 महीने से आंदोलन बहुत तीव्र गति से चल रहा है। जो नेता अपने आप को मानते हैं कि उनका क्षेत्रीय राजनीति में और राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा प्रभाव है, जिसमें कि ममता बनर्जी हों, अखिलेश यादव हों, साउथ से स्टालिन हों, उड़ीसा से नवीन पटनायक हों, के चंद्रशेखर राव हों, तेलंगाना से हों, इस तरह के जो बड़े नेता सोचते हैं कि उनका एक दखल है भारतीय राजनीति में, उनको कम से कम वहाँ जाकर लद्दाख के लोगों के साथ 1 दिन 2 दिन बिताना चाहिए। इससे सरकार पे दबाव भी बनता है और लद्दाख की आवाज़ भी दिल्ली तक बहुत आसानी से पहुंचती, महत्व बढ़ता। आप भले ही दूसरे राज्य के दूसरे प्रदेश में आपकी राजनीति चलती हो, लेकिन एज अ प्रभावशाली व्यक्ति आपको देश के किसी भी हिस्से में किसी भी तबके के बड़े अधिकारों, नागरिक अधिकारों के लिए अगर कोई आंदोलन चल रहा है तो वहाँ आपको बतौर राजनीतिज्ञ जरूर जाना चाहिए। लेकिन लद्दाख के मामले में ऐसा देखने को कतई नहीं मिला। काहे बगाहे दिल्ली में बैठे बैठे बयान या सोशल मीडिया पोस्ट कर देते हैं ये कुछ विपक्षी नेता, और ऐसा शो करते हैं कि मैं मांग का समर्थन करता हूँ। हालांकि मोदी सरकार पर दबाव बनाने के लिहाज से इसे महज खाना पूर्ति ही कहा जा सकता है। अगर लद्दाख के आंदोलन को विपक्षी दलों का खुलकर साथ मिलता, सही मायने में खुलकर साथ मिलता, तो मोदी सरकार पर दबाव बनाने के नजरिए से यह प्रभावी कदम होता। हाँ, इस बीच एक अच्छी बात हुई है। क्या? तो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लद्दाख के लोगों की 6ठी अनुसूची से संबंधित मांग को जगह दे दी है। कांग्रेस ने वादा किया है कि संविधान की 6ठी अनुसूची में संशोधन करके लद्दाख के जनजातीय इलाकों को इसमें शामिल किया जाएगा। अगर विपक्षी गठबंधन इंडिया सरकार में आती है तो ये लोकसभा चुनाव के बाद की स्थिति है। लद्दाख ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो सामरिक रूप से हमारे लिए बेहद संवेदनशील है। बार बार खबरें आते रहती है चीन की सीमा लद्दाख से लगती है, अधिकांश लोग जानते हैं। बार बार खबरें आते रहती है कि चीन वहाँ अतिक्रमण करने की कोशिश करता है। सोनम वांगचुक बार बार कहते रहते हैं, अभी फिर कह रहे हैं कि लोग लद्दाख के चरवाहों की जमीन पर चीनी सैनिकों की नज़र है, कुछ जमीन पर कब्जा भी कर लिया है। सोनम वांगचुक सोशल मीडिया पे इस तरह का पोस्ट रोज डालकर केंद्र सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि ध्यान दें, लद्दाख के लोगों की बातों पर, लद्दाख के लोगों की मांगों पर कोई ठोस पहल करें। बरसों से लद्दाख के कई इलाकों पर चीन की नज़र रही है। कई बड़े झड़प भी हुए हैं पिछले 7 दशक में। लद्दाख से लगी सीमा पर दोनों पक्षों के बीच कई बार झड़प हुई है। चीनी घुसपैठ को रोकने की कोशिश भारतीय सैनिकों की भी जान गई है। भारत की तरफ से भारत के वीर सैनिकों ने भी चीन के कई सैनिकों को झड़प में मार गिराया है। पिछले 1 दशक में चीनी अतिक्रमण की खबरें भी बार बार आती रहती हैं। बरसों से चीन के सैनिकों के नापाक इरादों की पल पल जानकारी देने में लद्दाख के इन चरवाहों की प्रमुख भूमिका रही है। इन्होंने बढ़ चढ़कर, जब भी लगता है कि चीन के सैनिक सीमा के आसपास के इलाकों में अपनी गतिविधि बढ़ा रहे हैं, सबसे पहले भनक चरवाहों को लगती है और ये किसी न किसी रूप में भारत की सेना या जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें जाकर सबसे पहले रिपोर्ट पहुंचाते हैं। इस तरह की बातें भी हम लोग सुनते आए हैं। लद्दाख ही वो इलाका है जिसकी तस्वीर आप बार बार देखकर खुश होते हैं। पैंगोंग झील का इलाका है, गलवान घाटी का इलाका लद्दाख में ही आता है। आंदोलन से संबंधित पूरी मुहिम लद्दाख की भूमि, पर्यावरण और जनजातीय स्वदेशी संस्कृति को संरक्षण करने से जुड़ी है। सोनम वांगचुक इस पहलू को बार बार दोहरा रहे हैं। उनका कहना है कि लद्दाख के खानाबदोश लोग, लद्दाख में काफ़ी ऐसे समुदाय हैं जो अभी भी खानाबदोश हैं। दक्षिणी हिस्से में उन खानाबदोश लोगों को, दक्षिणी हिस्से में विशाल जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट प्रोजेक्ट हैं आ रहे हैं, या उत्तर में चीनी अतिक्रमण के कारण उन खानाबदोश लोगों को अपनी चारागाह की भूमि खोनी पड़ रही है। ये भारत देश के वो नागरिक हैं, कितनी तकलीफ में सोच सकते हैं। फरवरी से लद्दाख के लोगों ने अपने आंदोलन को तेज कर दिया है। -10 डिग्री सेल्सियस में, वो भी खुले आसमान में अनशन करने वाले लोग रात बाहर बिता रहे हैं। लद्दाख के लोगों की आवाज़ कौन सुनेगा? सवाल यही सबसे बड़ा है। उनकी आवाज़ दिल्ली तक क्यों नहीं पहुंच रही है? मेन स्ट्रीम मीडिया में भी उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है।
जिस हद तक सुनाई देनी चाहिए थी। बड़ा आंदोलन है, इलाका महत्वपूर्ण है, एक अच्छी खासी जनसंख्या है वहाँ, उनकी मांग है ये। एक अहम पहलू है लद्दाख के लोगों के, लद्दाख के लोग जो आंदोलन कर रहे हैं वो समझने की बात है। लद्दाख के लोग बहुत ही शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। वहाँ के लोग ऐसे भी बहुत सीधे साधे होते हैं, अगर जो लोग वहाँ गए होंगे उनको इसका आभास आसानी से होगा। लद्दाख के लोगों ने दिखाया है कि उनके आंदोलन में ऊर्जा के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है। हालांकि लद्दाख के लोगों का रोष नहीं बढ़े और केंद्र सरकार के प्रति यानी भारत सरकार के प्रति भरोसा बरकरार रहे, इन सब के लिए ज़रूरी है कि दिल्ली में उनकी आवाज़ सुनी जाए, उनको कोई ठोस आश्वासन मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लद्दाख के लोगों की आवाज़ सुननी चाहिए। आपने ही वादा किया था, लद्दाख के लोग वही मांग रहे हैं। कायदे से तो बतौर प्रधानमंत्री उन्हें लद्दाख जाकर लोगों से बात करनी चाहिए। एक और बात है, इस बार बीजेपी के जो मेन मैनिफेस्टो है लोकसभा चुनाव के लिए, उसमें लद्दाख के लिए 6ठी अनुसूची से जुड़ी मांग को शामिल नहीं किया गया है। इससे वहाँ के लोगों की पीड़ा बढ़ गई है। अगर मैनिफेस्टो में शामिल नहीं किया गया है तो वहाँ के लोगों को लग रहा है कि अगर फिर से बीजेपी की सरकार बनती है, मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरे कार्यकाल को पाने में कामयाब होते हैं, तो फिर से यही रवैया देखने को मिलेगा। काफ़ी दुखी है वहाँ के लोग। लद्दाख के हर तरह के महत्व को देखते हुए वहाँ के स्थानीय लोगों में भारत सरकार के प्रति भरोसा बनाए रखने की ज़रूरत है। देश के बाकी नागरिक हैं, लद्दाख के बाहर के नागरिक, संपूर्ण देशवासियों को लद्दाख के लोगों की पीड़ा समझने की ज़रूरत है। वो लोग भी इस देश के बासिंदे हैं, लद्दाख के लोग भी इस देश के बासिंदे हैं। उनका अधिकार भी उतना ही महत्व रखता है जितना बाकी और हिस्से के लोगों का अधिकार महत्व रखता है। उनका आंदोलन सिर्फ उनका नहीं है, यह पूरे देश का आंदोलन है, क्योंकि ये नागरिकों के अधिकार से जुड़ा मसला है, सरकार के वादा खिलाफी का मसला है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सरकार ने वादा किया और उन वादों से पलट रही है और अब तो नया चुनाव भी आ रहा है। ऐसे में लद्दाख के बाहर के जो भी लद्दाख से बाहर के भारत के लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि लद्दाख के लोगों की पीड़ा को समझें, उनके लिए अपने अपने तरीके से आवाज़ बुलंद करें। बतौर देश के हर हिस्से के लोगों को उन मुद्दों पर एकजुटता जरूर दिखानी चाहिए जिनमें नागरिक अधिकारों की बात हो, राजनीतिक दलों के वादों से पीछे हटने का सवाल हो। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो देश के आम लोगों को समझना चाहिए। देश में अपना लोकतंत्र है, उसके बावजूद हर लोकतांत्रिक ढांचे में हमेशा ही दो खेमा होता है। एक आम नागरिकों का खेमा होता है और दूसरा राजनीतिक दलों का खेमा होता है। राजनीतिक दलों के खेमे से ही कोई न कोई सत्ता पर होता है। चुनते हम भले हैं, आम नागरिक ही उनको उस सत्ता पर बिठाते हैं, लेकिन आम नागरिकों के खेमे को हमेशा ही नागरिकों के पक्ष में रहना चाहिए, हमेशा ही नागरिकों के अधिकार से जुड़े मुद्दों के पक्ष में रहना चाहिए। तभी लोकतांत्रिक ढांचे में आम नागरिकों का महत्व हमेशा बना रहेगा, सही मायने में बना रहेगा। ये इन तथ्यों से आप लद्दाख की जो समस्या है, लद्दाख के लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, उसकी एक एक बारीकी को मैंने रखने की कोशिश की है। मेरी आप सबसे विनती है कि समझें उनका आंदोलन कितना जरूरी है। और आज सोशल मीडिया का ज़माना है, अपने अपने तरीके से लद्दाख के लोगों की पीड़ा को, दुख को, दर्द को प्रसार प्रचार करें, ताकि सत्ता पर जो भी काबिज हैं उन तक लद्दाख के लोगों की आवाज़ पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही। मेरी आवाज़ को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए आपका समर्थन और सहयोग दोनों बहुत ज़रूरी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सहमति असहमति कमेंट के माध्यम से जताते रहें। मेरे लिए असहमति का अधिक महत्व है। पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, इस मंच पर सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के पक्ष के लिहाज से ही किसी भी मुद्दे का विश्लेषण किया जाएगा। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप या राजनीतिक बयानबाजी के लिए कोई जगह नहीं होगी। इस बात की गारंटी, राजनीतिक दल अगर गारंटी दे सकते हैं तो बतौर नागरिक, बतौर पत्रकार, मैं इस बात की आप सबको गारंटी देता हूँ। अब परंपरा के मुताबिक
जाते जाते मेरी खुद की लिखी एक रचना की कुछ पंक्तियाँ गौर फरमाइएगा। तुम्हारी चाहत की शिद्दत अब शिद्दत से मेरी चाहत बन गई है। तुम्हारी चाहत की शिद्दत अब शिद्दत से मेरी चाहत बन गई है। तुम्हारा मुझे नज़र भर देखना, तुम्हारा मुझे नज़र भर देखना और देखकर हौले से मुस्कुराना, फिर मेरी हसरतों का जगाना, कहीं फरेब नज़र तो नहीं, कहीं फरेब नज़र तो नहीं। नमस्कार।